नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, जिसके बाद हर कोई हिंदुस्तान की तारीफ करता है। एक दशक पहले जहां भारत 11वें स्थान पर था, तो वहीं अब की अगर हम बात करते हैं तो अब हिंदुस्तान 5वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बढ़ाई। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में बुलंदियां छूता था। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब देश को अंग्रेजों और मुगलों ने खूब लूटा और इस पर बीते दिनों अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अटलांटिक काउंसिल के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात करते हुए कहा था कि हम आज के परिदृश्य से देखें तो ये रकम लगभग 45 ट्रिलियन से भी अधिक होगी। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के 2027 तक ब्रिटेन से आगे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इस साल इसके 7% से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। IMF के पूर्वानुमानों की बात करें तो एशियाई महाशक्ति भारत केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद इस साल सालाना आधार पर डॉलर के मामले में ब्रिटेन आगे निकल गया है। जहां एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर था, तो वहीं अब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि भारत पर कैपिटा इनकम में 194 देशों में 144वें पायदान पर है, जो कि एक चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो कहीं ना कहीं भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। एक दशक पहले हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने शानदार वापसी करते हुए 5वें स्थान पर काबिज है। रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आज कांग्रेस की रैली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई बड़े नेता इस महंगाई पर हल्ला बोल रैली में शामिल होंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हिंदुस्तान में महंगाई है? क्या महंगाई बहाना है? 2024 निशाना है? आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से कुश पांडे मौजूद हैं और साथ ही आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? क्या हम ये समझें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर सच में हिंदुस्तान में महंगाई है? देखिए, अब इसको समझने के लिए तो पहले देखना पड़ेगा क्या सच में महंगाई है। जी। महंगाई एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस देश का। जी। महंगाई को लेकर ही कांग्रेस की सरकार को हटाते हुए 2014 में मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास बनाकर उनको बहुमत दिया था। आज महंगाई का क्या आलम है। गैस जो कभी 450 हुआ करता था, आज वो 1000 के पार है। खाद्य तेलों के दाम जो कभी 70 हुआ करते थे, आज वो 170 के ऊपर है। पेट्रोल डीजल आप देख ही रहे हैं 100 के पार चल रहे हैं। तो चाहे वो खुदरा महंगाई दर हो, जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी आपको आज बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई दर भारत में 7% से ऊपर है। तो ये तो सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि महंगाई भारत में है। इन्फ्लेशन रेट आप देख लीजिए, आरबीआई लगातार बताई जा रही है। जी। तो ये तो हल्ला बोल रैली का आयोजन किस लिए किया गया है? ये 2024 के लिए नहीं, आज ये जनता को बताना है कि दूसरे बिंदुओं पर काम करते हुए ये कितना ज्यादा देश को पिछाड़ते चले जा रहे हैं। आपने अभी बताया कि आर्थिक स्थिति से भारत मजबूत हो रहा है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसके लिए मैं सभी देश के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबका योगदान है और आज
भारत एक नंबर पे भी आएगा, भारत में वो क्षमता है, भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा जी। लेकिन आप इसके पीछे के कारणों को जब आप अध्ययन करेंगे तो निरंतर कांग्रेस ने जितने काम किए अपने कार्यकाल में, चाहे वो 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने किया हो, चाहे वो जब वो प्रधानमंत्री थे 2008 में पूरे विश्व में जब महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला हो, तो ये सब आज इतिहास गवाह है। भारत में जो ये आर्थिक विकास है ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे से धीरे धीरे मजबूत होते आ रहा है और निश्चित तौर पे हम पहले नंबर पर भी जी आएंगे। सर, जी लेकिन त्रिपाठी इसका जी मैं मतलब ये लौटूंगा नहीं आपके है कि पास। भारत कुछ में पांडे महंगाई हमारे नहीं है, साथ भारत मौजूद में हैं। आज बहुत ज्यादा महंगाई है। पांडे जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं कि उनकी वजह से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, तो आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी आज जो कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है, या कहीं महंगाई के विषय पर इसको दूर दूर तक ना देखा जाए, क्योंकि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आम जनता को कैसे बरगलाया जाए, आम जनता को कैसे इस महंगाई का मार जो है उसको कहकर इसको बरगलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 5वें नंबर पर देश पहुंचा है, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है। और आज हमारे आदित्य त्रिपाठी भाई साहब ने कहा कि आज महंगाई का दर 7.01% के करीब भारत में है। तो आप उल्टाकर आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों की बात में आप देखें कि वैश्विक स्तर पर भारत 7.01% पर है, लेकिन और कई ऐसे देश है, चाहे इटली की बात करें तो 7.9% पर है, जर्मनी की बात करें तो 7.5% पर है, कनाडा 8.1% पर है। ऐसे कई लगभग 63 से ज्यादा देश हैं जिसकी महंगाई दर 10% से ज्यादा है, और कई देश 100% से ज्यादा महंगाई दर पर, और आज हमारा भारत 7.01% पर है। निश्चित तौर पर महंगाई कहीं ना कहीं समय स्तर पर जिस प्रकार बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, लेकिन और सभी से तुलना करें तो आज हमारा भारत महंगाई के दर पर और सभी बड़े देशों से कम है। लेकिन आज जो कांग्रेस यह कर रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें हम अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कि अपने अस्तित्व, आज जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही, भाई साहब महंगाई अगर बढ़ती तो 2014 के बाद फिर से चुनाव हुआ, फिर आम जनता, आम जनमानस का लोगों का मोदी जी पर विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को भरोसा है जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर भारत पांडे जी, का कहीं ना कहीं परिदृश्य महंगाई बन तो रहा है सर, है आपको ये तो अभी। मानना पड़ेगा सर, महंगाई तो है। मैं सहमत हूँ, मैं जी एकदम मैं सहमत हूँ भाई साहब, मैं कहीं से दरकिनार नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ी है। तो आप देश का ग्रोथ देखें ना कि देश और भी महंगाई स्तर पर ठीक है और चीजों पर लागू हो रहा है, तो महंगाई और सभी देशों में जिस प्रकार समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय के आधार पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई का रेट जिस प्रकार मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कम करने का प्रयास जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस जवाब इसको चुनावी जी सर। मुद्दा आज बना रही है। जी त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर बीजेपी तो कहती है कि हम महंगाई पर कंट्रोल करने का लगातार प्रयास करते हैं सर, अगर वो प्रयास करते हैं तो हल्ला बोल करने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि महंगाई दर और इन्फ्लेशन और हम प्रगति कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तमाम बातें इन्होंने रखी। और मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर महंगाई इनको नहीं लगती है कि महंगाई है, तो ये चले जाएं आम सब्जी के मार्केट में, चले जाएं किसी परचून के दुकान पर, क्या लोगों की कमाई बढ़ी है? बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की कमाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम ज्यादा है, सब्जी के दाम ज्यादा है, आटे पे भी जीएसटी लगा दिया गया, दूध दही पर भी जीएसटी लगा दिया गया। ये सरकार केवल और केवल टैक्स लेना जानती है, ये जनता को, आम जनमानस को केवल और केवल टैक्स के माध्यम से लूट रही है और उद्योगपतियों को भर रही है। आप बता दीजिए, आज अडानी जी 208वें नंबर से तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए हैं। जब भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी जो किसकी बढ़ रही है, अडानी जी की बढ़ रही है, क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? अंबानी को कहां से लाते हैं सर? क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मेरे आते ही हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसी किसान की आय दुगनी हुई? आखिर महंगाई का असर किसको होगा? अडानी को होगा या अंबानी को? इन लोगों को महंगाई नहीं पता चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को महंगाई की चिंता नहीं है, उनको महंगाई नहीं पता चलेगी, महंगाई आम जनमानस को पता चलेगी। एक युवा जो आज नौकरी के लिए तरस रहा है उसको महंगाई पता चलेगी। एक बेरोजगार युवा
जी जी। आपकी राजस्थान में सरकार है, राजस्थान सरकार ने अडानी से कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया? आप बताइए सर, क्यों किया सर आपने? बिल्कुल अगर किया आपको है, उतनी बिल्कुल नफरत किया है है। तो मत करिए ना आप। देखिए, नफरत अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह। व्यापार करना और व्यापार जबरदस्ती अडानी पोर्ट पे जब 3000 बीजेपी करोड़ का सरकार उनसे चरस क्या करती है? पकड़ाया, वो भी तो तो व्यापारी उस पे करती है क्या ना सर। कार्रवाई हो रही है, ये हमको तकलीफ है। अडानी अगर इस देश के व्यापारी हैं तो उनसे व्यापार किया जाएगा। जी, अगर सही टर्म्स और कंडीशंस पे व्यापार होगा तो व्यापार किया जाएगा। हम तो अंबानी के साथ भी व्यापार मतलब करते हैं, आप ये अडानी कहना के साथ चाहते भी हैं कि व्यापार आप ही करते सही हैं। हो सर? अगर पतंजलि अच्छा काम करेगी, सही उद्योग ये लगाएगी, बताइए रोजगार मुझे, जब देगी, तो आपकी केंद्र राजस्थान में में सरकार पतंजलि थी, को भी मौका दिया जाएगा। त्रिपाठी जी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर अडानी को गलत चीजों में समर्थन होगा तो उसका भी हम समर्थन करेंगे। त्रिपाठी आज जी, जब बता आपकी दीजिए, केंद्र में अडानी के सरकार पोर्ट थी, पे आपने जब व्यापार किया था 3000 या नहीं किया था करोड़ सर? की हीरोइन पकड़ाती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? त्रिपाठी जी आज सुनिए तो सारी सही सर। सरकारी संपत्ति को अडानी को क्यों सौंपा जा रहा है? हमने तो कोई सरकारी संपत्ति नहीं सौंपी। हमने तो उनको बुलाया अपने प्रदेश में कि आइए, उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दीजिए। सर ये आरोप तो बीजेपी भी लगाती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आपकी केंद्र में सरकार थी आपने व्यापार नहीं किया था? जी, जब आपकी केंद्र में सरकार थी 2014 से पहले, तो आपकी सरकार ने व्यापार नहीं किया था सर? क्या नहीं किया था? व्यापार बिल्कुल किया था। मैं तो कह रहा हूं, व्यापार अलग चीज है, लेकिन देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना अलग चीज है। हमने कोई सरकारी संपत्ति उठा के नहीं बड़े उद्योगपतियों को दे दी। हमने नहीं किसी डिफॉल्टर का लोन माफ कर दिया, जी। हजारों करोड़ रुपए का। आपको मैं बता दूं, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोगों का लोन वेव ऑफ कर दिया गया है। और किसानों के लोन के लिए एक एक रुपया सरकार कहती है हमारे पास रुपए नहीं है किसानों के लोन को माफ करने के लिए। और जब अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी जो इस देश को छोड़ के कुछ लोग विजय माल्या के ऊपर कार्रवाई हुई है वेव ऑफ किया जा रहा है। सर, विजय माल्या के ऊपर कार्रवाई की गई है? विजय माल्या के ऊपर क्या कार्रवाई? उनकी करोड़ों की किंगफिशर के संपत्ति ऊपर को क्या सीज कार्रवाई किया की गया गई, आप सर। बताइए। भारत में करोड़ों की संपत्ति विजय को सीज माल्या किया के गया, आप ऊपर कहते अभी हैं? वेव ऑफ हुआ कि नहीं विजय माल्या का पैसा? अभी पिछले महीने वेव ऑफ हुआ कि नहीं विजय माल्या सर, का आप पैसा? मुझे ये बताइए, कौन सी सरकार में उन्होंने ये किया था? आपकी सरकार थी उस समय? देखिए, लोन सरकार तो मिलना आपकी थी ना सर? बिल्कुल थी हमारी सरकार। तो हमने उसके लिए लोन कौन दिया, जिम्मेदार हमने था? बहुत सारे व्यापारियों जिम्मेदार को तो लोन आपकी दिया। सरकार थी लेकिन सर। जब तक हमारी सरकार थी, मैं आपको बता दूं, जब तक हमारी सरकार थी, आप जाके देखिए, 2014 तक हम लोन वसूलते भी थे। लोन देना और लोन लेना वो दूसरी प्रक्रिया है। अच्छा। लेकिन वेव ऑफ कर देना, लोगों का रुपया छुड़ा देना, एनपीए में खाते कब गए? सारे बड़े व्यापारियों के खाते एनपीए में 2014 के बाद गए। उनको विदेश भागने का मौका किसने दिया? उनको विदेश भागने का मौका हमारे देश की सरकार 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया है उसने दिया। क्यों नहीं उनको रोका गया? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की गई? क्यों वो देश छोड़कर भाग गए और देश को पता ही नहीं है? जी ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पांडे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? पांडे जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है सर। यहाँ पे कांग्रेस तो ये कहती है कि आपने सब कुछ बेच दिया, आपके राज्य में कोई विकास नहीं होता है। नहीं, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आज लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। आज जनता को अगर दिग्भ्रमित करने का कोई कार्य कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो क्या कर रही है कि आज जैसे जिस प्रकार हमारे भाई साहब त्रिपाठी भाई ने कहा कि दूध पर, दही पर जीएसटी लग गया, तो उनको पूरा क्लियर बताना चाहिए। आज लोगों को इस प्रकार दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि दूध दही नहीं, जो पैकेज्ड आइटम है, दूध दही में पैकेज आइटम जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैकेजिंग करके बेचती है, उन पर जीएसटी लगा है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग? एक तथ्य बताते हैं, समाज में जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग आज हम कहते हैं ना कि महंगाई 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 चिल्लाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे। भाई साहब, आज मोदी जी के प्रति विश्वास है तब तो दोबारा मोदी जी की सरकार आई। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, मैं इसको कहीं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ेंगे तो ये कहीं सूचित नहीं है। आप बात करें ना कि आपके सरकार में जो घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हुए, कोल घोटाले हुए, कहीं ना कहीं आज देश, हमारा जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, आज इस स्थिति में पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा, अगर किसी पर जुर्माना लगना चाहिए और सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस सरकार है। 60 साल आपने देश में राज किया, इस देश को किस रसातल में पहुंचा है, यह सोचने का विषय है। आप बात कर रहे हैं आज 14 साल में मोदी जी ने किस प्रकार देश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। आज आईएनएस विक्रांत की बात करें, आज देश, पूरा देश की अर्थव्यवस्था, आज जिस देश पर हम सर झुका के बात करते थे, आईएएस विक्रांत बनना कब शुरू हुआ था पांडे जी? आपको पता है आईएएस विक्रांत बनना कब शुरू हुआ था? अगर कोई एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे।
पांडे जी, तो रोम वॉज भाई नॉट साहब बिल्ट इन वो अ आपको डे। समझना चाहिए। सब त्रिपाठी भाई जी आपने साहब बिल्कुल सही कहा, लॉन्च एक दिन में करना कुछ नहीं और होता। बना के ला महंगाई के आपके देश को राज में देना भी बहुत थी। बड़ी बात होती है। यही IIT, यही बात IIM, आप पे भी ये भाई सब साहब, हमने बना के भाई दिया। साहब, हाँ जो भाई आप साहब, ये बात आप पे भी कोविड लागू मेडिसिन होता है चिल्लाते हैं, वो त्रिपाठी जी। कोविड मेडिसिन किस लैब में आपने टेस्ट किया? वो लैब भाई एम्स साहब, की लैब थी। भाई साहब नहीं, भाई साहब आपको मैं बता देना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं ना एक दिन में, तो वही मोदी जी प्रयास करिए जो 60 सालों तक कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, मोदी जी उसको उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री लोगों को आंख से आंख मिलाने, आज देश स्तर पर वैश्विक स्तर पर आंख से आंख मिलाने की बात कर रहे हैं। आप एम्स की बात करें, आईटी की बात करें, कितने एम्स और आईटी थे आपके सरकार में, और आज एम्स और आईटी देश को कितने ज्यादा मोदी जी ने देने का कार्य किया है। आज जी आप बात करें एनएच की, तो नितिन गडकरी जी की सरकार ने पहले देश में अगर कितने घंटे में कितने रोड बनते थे, आज गिनीज एम्स की विश्व फीस रिकॉर्ड आपको बना पता है सड़क कितनी बनाने बढ़ की बात गई कर है? रहे हैं। आपको पता है एम्स की फीस कितनी बढ़ गई है? 50,000 से 5 लाख हो गई है भाई एम्स की फीस। भाई जो भाई गरीब घर साहब का आज, लड़का सोचता था कि मैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके देश की सेवा करूंगा, आज उसकी फीस मोदी जी ने 5 लाख कर दी है। 5 लाख गरीब भाई घर का लड़का नहीं दे पाता। भाई आप साहब जाके आज पता आज करिए। देश एकदम, मैंने 10 पता तो कर बना लिया लेना बड़ी त्रिपाठी भाई बात नहीं साहब। होती है, 10 चला लेना बड़ी समाज बात होती है। 10, आज 10 नहीं उससे ज्यादा चला रहे हैं। आज देश में एयरपोर्ट की स्थिति देखिए, कितने एयरपोर्ट ज्यादा बढ़ाया गया। आज बात करते हैं विकास की, तो आप एक एक चीज का डाटा उल्टा कर देते हैं ना। आप सिर्फ महंगाई महंगाई चिल्लाने से देश नहीं बढ़ता है। आप बात करें कि जीएसटी अगर लागू हुआ, अगर इनकम टैक्स की कुछ व्यवस्थाएं लागू हुई, तो देश में उस पर पहले क्या होता था, जीएसटी कुछ भी टैक्स लिया जाता तो सरकार अपनी झोली भरने का कार्य कर रही थी। लेकिन आज उसी टैक्स के पैसे से, आज कोविड इतने बड़ा महामारी का दौर आया, फ्री वैक्सीनेशन का कार्य किया, कहां से, किनके पैसे से किया? समाज के पैसे से। तो मोदी जी की यह सोच थी कि आज अगर इन चीजों पर टैक्स लिया जा रहा है तो उसको समाज में, देश में कैसे निम्न स्तर तक पहुंचे। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो एकात्म मानव की बात, कैसे हमारे पहुंचे, आज समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की गाथा पहुंची, इसको लेकर मोदी जी चल रहे हैं। आप बात महंगाई, सिर्फ महंगाई महंगाई चिल्ला देने से आज अपनी राजनीतिक जो अस्तित्व कांग्रेस बचाने का कार्य कर रही है। आज पूरे देश भर में जो कांग्रेस विहीन देश भारत बन रहा है, लेकिन क्या है कि अब राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो हल्ला बोल करना होगा, समाज में लोगों को बरगलाना है तो चिल्लाना पड़ेगा। बस यही कांग्रेस की वास्तविक स्थिति बचकर रह गई है अभी। जी ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटना चाहूंगा। हमारे साथ ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, आपका सर स्वागत है बहुत बहुत न्यूज वॉच इंडिया पर। सर आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर आप किस तरीके से देख पा रहे हैं जीडीपी के मामले में हिंदुस्तान ने एक अच्छी छलांग लगाई है? अगर हम बात करते हैं जो हमारे विरोधी देश हैं, जो जितने बड़े बड़े देश हैं, हिंदुस्तान ने उनको भी पछाड़ दिया है। जी, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा देश जो अभी 8-9 साल पहले 11वें नंबर पर था, आज विश्व में 5वें नंबर पर आ गया। और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में जो बहुत शक्तिशाली देश हैं उनके साथ हम आंख से आंख मिलाकर खड़े हो सकते हैं। आज हमारी स्थिति आ गई। एक बात जो अभी हमारे किसी मित्र ने यहाँ कहा था कि अडानी को और जो हमारे देश के कुछ उद्योगपति हैं तो उनको सरकार ने कोई लोन माफ कर दिया है, क्या कर दिया। देखिए, इस देश में किसी का कोई लोन माफ नहीं हुआ, क्योंकि एक ये कोर्ट की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो भी लोग जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनके खिलाफ केस होता है, और उन सब के खिलाफ केस चल रहा है, जितने उद्योगपति हैं, चाहे विजय माल्या हो चाहे कोई हो। अडानी की जहाँ तक बात है कि अडानी इतने शीर्ष स्थान पर आज पहुंच गए, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है कि दुनिया के टॉप 3 उद्योगपतियों में आज हमारा भी एक उद्योगपति, और दुनिया के 100 उद्योगपतियों में बहुत सारे उद्योगपति हमारे देश में। और जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि राजस्थान सरकार ने भी 2 उद्योगपतियों को जगह दी, लेकिन उसके बावजूद उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से उत्पादन बढ़ता है, उनकी वजह से रोजगार बढ़ता है। अब अडानी को ले लीजिए, बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट उनका है, उनके पास है, ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पोर्ट है, और दुनिया भर के जो भी प्रोजेक्ट अडानी चला रहे हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हैं। और वो आदमी अगर इस तरह सारी दुनिया में अपना नाम पैदा करता है तो भारत का भी नाम पैदा करता है, और हमारे देश में रोजगार पैदा करता है, हमारे देश की संपत्ति बढ़ाता है। हमें तो गर्व होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महंगाई इस वक्त सारी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं। और कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिसका कोई भी देश उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, जैसे पेट्रोल का है। अब 10-12 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल का सारा खजाना है। वो जो प्राइस निर्धारित करते हैं उसी प्राइस पर सारी दुनिया को खरीदनी पड़ती है।
ये तो हमारे लिए भाग्य का विषय है कि जो रूस के साथ भारत सरकार ने समझौता कर दिया और 25% कम रेट पर हमें आज पेट्रोल मिल रहा है। रूस से जो भारत पहले खाली माइनस या 1% भी आयात नहीं करता था पेट्रोल, आज कोई 18% करीब पेट्रोल रूस से आयात हो रहा है और सस्ते दाम पर हो रहा है। और जिस दाम पर हम आज पेट्रोल दे रहे हैं, आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। कहीं इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, गोली चलती है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता, लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं सड़कों पर और इतनी बड़ी अराजकता हो गई। अपने पड़ोसी देशों में ही देखिए जो कुछ हो रहा है, दुनिया के और बहुत सारे देशों में हुआ, लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए पेट्रोल की कमी नहीं हुई। पेट्रोल की सप्लाई सारे पेट्रोल पंपों पर आज तक पूरी बनी हुई है और जो पेट्रोल की कीमत है वो भी बहुत कंपैरेटिव है दुनिया के और देशों के मुकाबले में, बल्कि बहुत से देशों के मुकाबले में हमारे देश में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो चीजें जिनका उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में या और देशों के हाथ में है, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, अगर उसके ऊपर भी हम अपना नियंत्रण रख सके हैं और जनता को सप्लाई कर सकते हैं तो देश के लिए एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और पदार्थों की महंगाई की बात है, मैं 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा। जी सर। जैसे गेहूं है या चावल है, अब देखिए इस बार पैदावार कम हुई है और गेहूं की पैदावार भी और कम होने की उम्मीद है, चावल की भी, क्योंकि जो मौसम का मिजाज इस साल रहा है, अब धान की बुआई नहीं हो पाई, बहुत बड़ी एरिया में धान की बुआई नहीं हो पाई है और इसका रबी फसलों के ऊपर भी असर पड़ना है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई अनाजों के दाम में होगी और हुई है। और इसके बावजूद आप देखें कि भारत में जितना गल्ला पैदा हो रहा है अब होता है कि भारत सिर्फ अपने लोगों को नहीं खिला रहा है, बल्कि दुनिया में कितने देशों को बहुत कठिनाई के समय भारत ने मदद की। अफगानिस्तान को किया, इजिप्ट को किया और कई कंट्रीज को किया। और आज भी दुनिया के बहुत सारे देश भारत के सामने खड़े हैं इस बात के लिए कि हमें आप गल्ला जी हम खरीदने के लिए तैयार है किसी भी दाम पर। लेकिन चूंकि हमारे पास इस समय सरप्लस नहीं है, इसलिए हम निर्यात, सरकार ने निर्यात बंद कर दिया, रोक लगा दी है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है और धान के निर्यात पर, चावल के निर्यात पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही है। तो जो स्थिति गल्ले की है वो भी दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। बगल में पाकिस्तान देख लीजिए, कितने लोग भूखों मरे हैं, वहां पर लोगों को मिल नहीं रहा गल्ला और इतनी महंगाई जिसकी आप यहाँ बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अभी कहीं कहा भारत से अनाज मांग रहे हैं और देखिए अफगानिस्तान की क्या हालत, बहुत सारे मुल्कों की जो हालत है, बड़े बड़े जो धनी देश हैं दुनिया के विकास देश हैं, उन्होंने भी भारत से गल्ला खरीदने की तहजीब की। वो कहते हैं कि हमें आप सप्लाई कीजिए, लेकिन हमारे पास खुद इस समय नहीं है। तो गल्ले की महंगाई से एक बात महंगाई के बारे में और भी कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है। महंगाई के बावजूद उन लोगों पर तो कम से कम महंगाई का उतना बोझ नहीं पड़ रहा है जिसको मुफ्त राशन मिल रहा है। बाकी कुछ चीजें महंगी और चीजें महंगी हुई है, ठीक है, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब चीजें महंगी हुई है। ये विश्वव्यापी महंगाई है और भारत भी इससे बढ़ नहीं सकता। और एक बात मैं और बताऊंगा एज एक आदमी साहब को कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतिहास महंगाई का इतिहास। 50-60 साल पहले जब 1 रुपए किलो देसी घी मिलता था या जो सोना 100 रुपए का 10 ग्राम मिलता था, तो आज इसकी क्या कीमत है। ये एक बढ़ने का प्रोसेस होता है कीमतों का, जो हमेशा बढ़ती रहती है। और आज भी कीमतें कोई ऐसी स्थिति पर नहीं है कि इस देश में कोई अराजकता हो उसकी वजह से इतना बढ़ गया। ये तो राजनीतिक गोटियां छेकने वाली बात और है कि आप उससे बड़े बड़े आंदोलन करें और कहें कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन सच्चाई आम जनता के बीच में आप जाकर देखें, ठीक है चीजों के दाम बढ़े हैं और वो बढ़ेंगे, सारी दुनिया में बढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे, लेकिन इस स्थिति में हम नहीं है कि कोई उसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो जाए जो दुनिया के और बहुत सारे देशों में। लल्लन जी मैं लौटूंगा आपके पास। त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, अगर कुछ अच्छा काम होता है सर हिंदुस्तान में तो हर बात में सियासत क्यों होती है सर? देखिए, हिंदुस्तान के लिए निश्चित तौर पे गर्व की बात है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व में उभरे हैं। जी, मैंने पहले भी कहा था और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी, मैं 5वीं ही कह रहा हूँ सर, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। तो इसके लिए मैंने कहा कि सारे देशवासियों को धन्यवाद और सबकी मेहनत का प्रतिफल है कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हम हर चीज में कंपैरिजन उन 5 देशों से कर रहे हैं जिसके तुलना में हम आज आके खड़े हुए हैं, तो
तो क्या हम पेट्रोल और डीजल देखेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे, पड़ोसी देशों से? महंगाई दर हम कंपैरिजन करेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान का? अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना जैसे देशों से, तो हम महंगाई दर का कंपटीशन करेंगे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, इन सब देशों से? तो ये सोचने का विषय है। बड़े-बड़े देशों से कर लीजिए। कहने की बातें हैं, अमेरिका में जो प्राइस का लेवल है बड़े या देश हैं, जो यूरोप के देशों में प्राइस का लेवल है, उससे आप इंडिया को कंपेयर 12 देश कीजिए। जो सबसे बड़े हैं, छोटे मैंने देशों की बात क्यों आपके करते समय हैं? बोला था सर, 1 मिनट मुझे मौका दीजिए, जी फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी 12 देश जो विश्व के सबसे बड़े 12 देश हैं, उनमें महंगाई दर कहीं ना कहीं भारत से कम है। आज वो 5 दशमलव समथिंग पे और हम 7 दशमलव समथिंग पे हैं। 2% का असर है। और ये क्यों है, इसको समझने का विषय है। भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने कई बार बताया, और भी कई इकोनॉमिस्ट ने अपनी बातों को रखा, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आज काम किया, आपको मैं बता दूं, जीएसटी बहुत जीएसटी पे तारीफ मोदी जी लेते हैं, और यही नरेंद्र मोदी जी थे। जब कांग्रेस ने जीएसटी बिल लाया था तो इसका सबसे पहले अगर कोई विरोध किया था तो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस बिल को पास होने भाजपा ने नहीं दिया था। तो क्या भाजपा ने भारत के विकास को कांग्रेस के समय में रोका था? और बिल्कुल रोका था। इन्होंने देश के विकास को जीएसटी ना लाकर रोका ही था। अच्छा, आज जो जीएसटी का क्रेडिट सारी भाजपा लेती है। जी त्रिपाठी जवाब दीजिए सर। और मैं इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि जैसे इन्होंने जीएसटी का विरोध करके रोका भारत के विकास को, भारतीय जनता पार्टी ने, और आज इसका क्रेडिट ले रही है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। आपने भी तो विरोध किया था सर। आप तो जीएसटी का नहीं विरोध किया था, हमने जीएसटी दरों का विरोध किया था। जीएसटी तो कांग्रेस की योजना थी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जीएसटी लेकर आए थे, और जीएसटी का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। इस बिल को सदन में 2011 में पेश किया गया। इस बिल को सदन में 2012 में पेश किया गया। किसने विरोध किया? नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विरोध किया। हम दर का विरोध करते हैं। जो ये 28% जीएसटी है, ये 28% जीएसटी का हम विरोध करते हैं। जो 28% दर है, जो चीजों पे निर्धारित दर है, उसका हम विरोध करते हैं निरंतर। इसको समझने की बात है। यही भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम करती है। जी आज देश का जो डिफेंस का, आपको मैं बता दूं, जीडीपी का जितना परसेंट हम खर्च करते थे देश के डिफेंस के ऊपर, इनके बजट में उसको कटौती कर दी गई। एजुकेशन पे जो हम जीडीपी का जितना परसेंट खर्च करते थे, उसमें कटौती कर दी गई। आज मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आंकड़े दे सकता हूँ, कि डाटा दे सकता हूँ। पता है सर? ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे भी ये कांग्रेस तो ये कहती है कि जो भी आपने किया है वो कांग्रेस की मेहरबानी है। जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में किया था, आप उसका योगदान लेने का प्रयास करते हैं, आप उसका क्रेडिट लेते हैं सर। भाई साहब, आप खुद अभी कह रहे हैं कि चलो जीएसटी कांग्रेस ने लाई, तो फिर इतना जीएसटी पर मार क्यों, इतना जीएसटी पर हाय हल्ला क्यों? आज आप दूध पर दही पर जीएसटी पर बहस कर रहे हैं। आज पूरा देश, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने जीएसटी लाया, तो आज पूरे देश में जीएसटी का अगर विरोध कोई कर रहा है तो खुलेआम कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पच नहीं रहा। भाई साहब, जीएसटी का विरोध आप करें तो जीएसटी पर समझे, पहले जीएसटी के तथ्यों को समझे। सिर्फ और सिर्फ हाय हल्ला और हंगामा करने से विरोध दर्ज नहीं होता। विरोध करने का एक तरीका होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बीजेपी अगर कुछ भी लाई, आज बीजेपी ने 3 तलाक का मामला लाया तो आपने उसका विरोध किया। आज बीजेपी एनआरसी सीए की बात करती है तो आप उसका विरोध करते हैं। आज बीजेपी जीएसटी की बात करती है तो उसका विरोध करते हैं। भाई साहब, बीजेपी कुछ भी लाती है तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आप एक तथ्य समझते हैं कि अगर कांग्रेस को अपनी अस्तित्व और वास्तविक स्थिति बचानी है तो उसका विरोध कर ही आगे बढ़ सकते हैं। और भाई साहब ने कहा कि हमें तुलना 5 देशों से करनी चाहिए, तो निसंदेह हमें तुलना आगे वालों से करनी चाहिए। यही तुलना का कारण है कि जब हमारा देश 11वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर आया, उन 6 देशों से तुलना कर आगे बढ़े हैं, तो निसंदेह मोदी जी की सरकार में हम आने वाले समय में जो पुराना हमारा इतिहास था, जो विश्व गुरु भारत था, जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत था, यही मोदी जी के सरकार में फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा और 1 नंबर पर पहुंचेगा। हम तुलना उन्हीं से करते हैं। हम तुलना जो हमारे आगे उनसे कर आज आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय में इन 5 देशों से भी आगे बढ़ेंगे। जी, जवाब ले लेते हैं सर। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, जवाब तो पहले इनको जीएसटी का देना चाहिए कि मोदी जी ने जीएसटी का विरोध क्यों किया था, ये मेरा प्रश्न था। इन्होंने कहा कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस ही जीएसटी लेकर आई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, संसद भवन में आया था, पूरा देश जानता है, और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से इसका विरोध किया था, ये भी पूरा देश जानता है। तो जीएसटी का इन्होंने तब क्यों विरोध किया था, मैं फिर से कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि आप भी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग जीएसटी का नहीं विरोध कर रहे हैं, गलत जीएसटी, जो जीएसटी दरें हैं, जिस तरह से जीएसटी दरें अनियमितता के तौर पर लगा दी गई हैं, उसका विरोध है। आपने देखा भी होगा 2014 से लेकर 2024 तक, 2022 तक लगातार कई बार जीएसटी की दरों में फेरबदल भी हुआ। इसकी दर होती है वो समय के अकॉर्डिंग किया जाता है सर, ले आते हैं, इनको डिस्कस करके लाना चाहिए। सदन किस लिए होता है? विपक्ष के साथ डिस्कस करके कोई योजना या कोई बिल लाना। आपको मैं आज एक और चीज बताता हूं, अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए, इन्होंने वो भी सदन में नहीं डिस्कस किया। कृषि बिल जब ये लेकर आए, वो भी इन्होंने सदन में नहीं डिस्कस किया। और ये देश के ऊपर कोई भी चीज थोपना चाहते हैं, ये देश के ऊपर कोई भी चीज थोपना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं हंगामा कौन करता है। अभी जब सदन चल रहा था और कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों ने महंगाई पर चर्चा करने के लिए बात की, तो किसने हंगामा किया? स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने हंगामा किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दे रही थी। कांग्रेस महंगाई पर चर्चा करना चाह रही थी और इनको मुर्मू जी त्रिपाठी जवाब आवाज आ रही है सर आपको मेरी? होकर एक बात निकल गई थी, उस पर बहस कर रही थी स्मृति ईरानी जी। पूरा देश देख रहा है आज जिस तरह से कुछ लोगों के चक्कर में इस देश को गिरवी रखते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आज आप बता दीजिए देश में युवाओं का बेरोजगारी दर क्या है? आज क्या देश के युवा परेशान नहीं है? मेरा सवाल तो सुनिए सर। मिल पा रहा है? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा किया था, क्या वो 2 लाख रोजगार भी हर साल दे पा रहे हैं? त्रिपाठी जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी सर सीधा सा आपसे मेरा सवाल है, अगर हम अग्निवीर का आप विरोध करते हैं तो ये तो आप ही के राज में थी ना, 89 में इसे लाया गया था, लेकिन इसे अमल नहीं किया गया सर। का हम विरोध करते हैं, क्या लाया गया था? ये कब लाया गया था? 89 में सर प्रस्ताव लाया गया था। 89 में अग्निवीर, 89 में अग्निवीर के लिए जो लाया गया था, अग्निवीर के लिए ऐसा कुछ नहीं लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था सर, और ये थोपा गया देश के युवाओं के ऊपर। ये देश के युवाओं पर थोपा गया। लाना, डिस्कस करना सदन में वो दूसरी बात होती है, लेकिन कोई चीज देशवासियों के ऊपर जबरदस्ती थोप देना वो दूसरी बात होती है। सर पूरी दुनिया में इस तरह की योजना चलती है, चाहे आप किसी बड़े देश को भी अगर आप हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो बड़े देशों में भी यही होता है। डायरेक्ट किसानों के ऊपर थोपा गया, उसको मनमानी तौर पर पास करा सर आप किसान, युवा, महंगाई पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। सर जो मेरा सवाल आप उसे तो सुनिए सर। नरेंद्र मोदी जी, त्रिपाठी जी आप मेरा सवाल तो सुनिए सर, हो गई। आप मेरा सवाल तो सुनिए। अच्छी बात है आप किसानों की बात करते हैं, आप युवाओं की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन हर चीज पे सियासत नहीं होनी चाहिए सर। देखिए राजनीतिक पार्टी का काम है सियासत करना। सर आप हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर चाहे वो सियासत करेंगे, आप युवाओं को लेकर आप सियासत करेंगे, अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए सियासत, आपको अधिकार है सियासत करने का, लेकिन आप गलत मुद्दों पे आप सियासत नहीं करेंगे। नहीं पास होने पाया, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना चाहूंगा, सर भ्रमित करना युवाओं को, किसानों को भ्रमित करना आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आपको सियासत चमकाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर हिंदुस्तान, अगर बीजेपी सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो आपको ये बोलना चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया, हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया। हर चीज में सियासत होना जरूरी नहीं होता सर। सियासत करने का तरीका होता है, सियासत करने का क्राइटेरिया। आज मैं आपको बता दूं, सियासत और आंदोलन से ही देश चला है। आज तक जब भी देश चला है आंदोलन से ही चला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। निरंतर आंदोलन से ही इस देश में सही चीज को सही ठहराया गया और गलत चीज को गलत ठहराया गया। आज जब महंगाई बढ़ती है, वही स्मृति ईरानी जी जो छाती पीट कर, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वही नेता जो छाती पीट कर 450 गैस के दाम का विरोध करते थे, आज वो कहते हैं देश विकास कर रहा है इसलिए गैस के दाम 1000 हो गए। गैस के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो देश का विकास बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो गरीब आदमी खाता है तो कहते हैं देश का विकास हो रहा है, महंगा खाइए। तेल के दाम अगर ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ये कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास हो रहा है। महंगाई कंट्रोल करना, महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये सरकार के हाथ में होता है। सही बात तो ये है कि नीति त्रिपाठी जी आपने इतने साल देश पर राज किया, आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखने से नीतियां नहीं बनती। त्रिपाठी जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी
आपने सर इतने साल देश पर राज किया, तो आपने किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल में किया था? आप सरकार को बताइए ना सर, या फिर सियासत होगी पर सर चीज पर? आज मैं आपको बता दूं, जी बताइए सदन में सर। कोई चीज डिस्कस ही नहीं होती है, सदन को चलने नहीं दिया जाता है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में सदन को कौन नहीं चलने दे? कंट्रोल किया जाए। आपने कभी देखा है सर कि सरकार के नेता वहां पर आंदोलन करते हो? राहुल गांधी को आपने देखा होगा, आपने कांग्रेस के नेताओं को वहां पर देखा होगा सर। सदन को स्थगित क्यों किया जाता है, आप मुझे बताइए सर। जिम्मेदारी इसके लिए कांग्रेस पार्टी होती है ना, आप शांति से बातचीत क्यों नहीं करते हैं सर वहां पर? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो सदन स्थगित नहीं होता था सर, स्थगित होता था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन चलवाकर, और क्या अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या अपोजिशन के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या अपोजिशन की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, पूरे अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम महंगाई पर चर्चा आप करना तो चाहते आंदोलन हैं, करने बैठ जाते हैं। आप महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी बात है, आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए। करता है जो मुद्दा, तो और सरकार उस पर चर्चा नहीं करने देना चाहती है, तो बिल्कुल बिल्कुल अपोजिशन का काम है कि सदन ना चलने दे। ठीक है, जिस चीज से देश को पांडे जी क्यों नहीं आप चर्चा करने देते हो सदन में सर? ये आरोप है आपके ऊपर। पांडे जी जवाब, आवाज आ रही सर आपको मेरी? जी एक बार फिर से बोले, आवाज नहीं आई थी सर। आप क्या, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता का ये आरोप है कि आप सदन में चर्चा नहीं होने देते हैं। भाई साहब, मैं बता देना चाहूंगा, 2-3 दिन पूर्व सुधांशु त्रिवेदी जी जब इस विषय पर राज्यसभा में अपनी बातों को रख रहे थे, महंगाई विषय पर चर्चा पर, तो कांग्रेस के पूरे लोग वहां पर एक साथ क्यों? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने एक तथ्यों के साथ, एक आंकड़ों के साथ महंगाई दर और महंगाई दर वृद्धि पर अपना विषय रख रहे थे, तो एक लोग हल्ला कर रहे थे। वह आज सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि कांग्रेस को अच्छाई चीज पसंद नहीं है ना। अगर किसी चीज पर तथ्य पर बात करें, आज हम आंकड़ों पर बात करने लगे, आज हम बात सदन की हो रही है सर, और ये बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो कांग्रेस पर विरोध करना प्रारंभ कर देते बात सदन की हो रही है और आप बात राजस्थान की कर रहे हैं। कर देती है। आज कांग्रेस हल्ला बोल करना है। आवश्यकता है कि कांग्रेस सुने, कांग्रेस बातों को सुनना ही नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ देश को। आज अग्निवीर की बात अगर हम करते हैं, तो आज किस प्रकार देश को जलाया गया, आज किसान आंदोलन। आप बताइए, अग्निवीर योजना आपने सदन में पेश किया? क्या सरकार ने अग्निवीर योजना पर सदन में चर्चा की? क्या सांसद जो चुन कर आए हैं, जिनको इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है, जिन सांसदों को, उनको जानने का कोई हक नहीं है? अग्निवीर योजना आप लाते हैं और डायरेक्ट देशवासियों पर थोपते हैं। बोलने दे आप बीच में, आप भाई साहब आप बीच में डिबेट त्रिपाठी सुन लीजिए सर, आप नहीं रोके। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा हूँ। पांडे जी बोलिए सर। आप बोल रहे थे त्रिपाठी जी, तो मैं सुन रहा हूँ। आज देश में, आज जब पक्ष में भारतीय जनता पार्टी देश की विकास की बात करती है, तो कांग्रेस खामखा बखेड़ा खड़ा कर रही है। आज बात करते हैं, आज हम क्यों नहीं एनआरसी लागू हो भाई देश में, क्यों सीए लागू नहीं हो, क्यों जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं हो? जब आज हम अगर तथ्यों के साथ बात करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं? समाज को बरगलाने की बात करते हैं, आज देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज अग्निवीर के इतने विषयों पर आज देश के अलावा कई देशों में ऐसी योजनाएं चल रही है, और आज अगर भारत में ऐसी योजनाएं चल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? देश को जलाने का कार्य कर रहे हैं, कई ट्रेन को बाधित कर दे रहे हैं। भाई सकारात्मकता की राजनीति करें, नकारात्मकता की राजनीति कर देश को तोड़ने का कार्य नहीं करें। आप एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। आप जब सदन में एक आंकड़ों के साथ महंगाई पर विषय पर सुधांशु त्रिवेदी जी अपना विषय रख रहे थे, आप उल्टा कर देख लेना इतिहास, किस प्रकार कांग्रेस विधवा विलाप कर रही थी। तो आप सुने, तथ्यों को समझे, उसके बाद अपनी बातों को रखें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बुड़बक बना रहे हैं कि आज जीएसटी इस प्रकार लागू कर दिया गया, आज जो है अगर अग्निवीर आ जाएगा तो ऐसे नौकरी चली जाएगी। अरे भाई समझे तथ्यों को, और एक सही विपक्ष होने के नाते। हाँ, पांडे जी मैं लौटूंगा आपके पास सर, मैं लौटूंगा सर। लल्लन जी आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जीएसटी को लेकर भी लगातार सियासत होती है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन आप जीएसटी को, जीडीपी को आप इसे किस तरीके से समझते हैं सर? देखिए, जीएसटी के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा। मुझे विश्वास है त्रिपाठी जी भी प्रोसीजर जानते हैं कि जीएसटी के रेट कैसे निर्धारित होते हैं। जो जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें देश के सभी प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो फैसला होता है उसमें जो यूनानिमस फैसला होता है वही लागू किया जाता है। तो जो रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है वो रेट लागू हो जाता है। वहां पर तो जो विरोधी पार्टियों के प्रांत हैं, उन्हें वो वहाँ एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके राज्यों को राजस्व ज्यादा मिलता है
और फिर बाद में पब्लिक में आके शोर मचाना शुरू करते हैं कि जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया और इसकी वजह से महंगाई हो गई। तो ये दो बातें, दोनों राजनीति और ये दोनों चीज साथ साथ नहीं चल सकती। या तो आप वहां पर खड़े होकर बोल दें कि नहीं हम सेट पर तैयार नहीं है, फिर सरकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का जो रूल है उसमें यह है कि यूनानिमस फैसला ही लागू हो सकता है। तो जो अगर उसकी वजह से कोई महंगाई है तो उस महंगाई के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि बीजेपी के और लोग जिम्मेदार। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहस राजनीतिक फायदे के लिए या पब्लिक को गुमराह करने के लिए है, यह सच्चाई नहीं है और त्रिपाठी जी को सच्चाई मंजूर करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस समय महंगाई के नियंत्रण की बात है, आपने ये कहा कि 12 देशों में से हम तुलना क्यों नहीं करते। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इन 12 देशों में क्या 1 किलो गल्ला भी सरकार मुफ्त में देती है जनता को? यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गल्ला दिया जा रहा है जी। तो वो जो गल्ला दिया जा रहा है उसका पैसा तो कहीं से आ रहा है ना, वो खर्च हो रहा है सरकारी गल्ले से ना। और अगर उस पर पब्लिक को खरीद के लेना पड़े तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको इसका कोई अंदाज है? जो गरीब जनता, इतनी बड़ी इस देश की गरीब जनता है, वो कहाँ से पे करेगी? तो आप उन 12 देशों से तो मेहरबानी करके अपना मुकाबला न कीजिए। आप उससे, हम लोग उस लायक नहीं कि हम अपने आप को उनको उन 12 देशों से इस तरह से मुकाबला करें। उसके बावजूद अगर सरकार इतनी बड़ी आबादी को के भरण पोषण के लिए मुफ्त में गल्ला देती है तो ये तो सरकार के लिए और आप सबके, हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि इस देश में, जहां और देशों में इसको लेकर अराजकता हो गई, भूखमरी हो गई और आंदोलन हुए, वहां कम से कम हमारे देश में ये स्थिति पैदा नहीं हुई। हर आदमी को गल्ला मिल रहा है, कोई खाए बगैर मर नहीं रहा। जी त्रिपाठी जी, तो हम हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है सर। देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है जिसको इन्होंने गर्व की बात कहा, और इन्होंने बार बार कहा कि मुफ्त में सरकार गल्ला दे रही है। मैं बताऊंगा ये निःशुल्क सरकार दे रही है, इसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, ये मुफ्त नहीं है। कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है अगर गल्ला दे रही है। वो कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है। तो नहीं तो क्या रोज चार्ज किया है कि आपके इलाके में कोई ऐसा है जिसको राशन कार्ड मिला हुआ है, उससे सरकार ने पैसा दिया है? आपको मैं बता दूं, क्या होता है? मेरी बात सुनिए। भ्रामक चीजें पब्लिक में क्यों देना चाहते हैं? जो सच्चाई है उसे मंजूर करिए। त्रिपाठी जी, एक बात जो सच्ची बात है उसे मंजूर नहीं है। वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है सर। सुरक्षा बिल, इतने सारे देश दुनिया के कोविड पीरियड में परेशान हुए, भूखों मरे लोग, इस देश में जनता को खाने का कम से कम खाने की समस्या तो नहीं थी। उस बात को तो आप मंजूर नहीं करते और आप ऊपर से कहते हैं महंगाई 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 क्यों नहीं होगी? वो तो सारी दुनिया में अपने आप भी है, लेकिन उस स्तर पर तो नहीं है कि लोग भूखों मरे। जी, आपका काम है आंदोलन करना, ठीक है, विरोधी पार्टी आंदोलन करते हैं, आप भी करिए, लेकिन ये झूठी चीजें जनता के अंदर प्रसारित करना कि इस सरकार के अंदर ये हुआ और बाकी दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है जी, वो चाहे विकसित देश हो चाहे विकास देश हो, किसी से भी मुकाबला कर लो आप। जी त्रिपाठी जवाब दीजिए सर। 8 साल के अंदर 11वीं जगह से आप 5वीं जगह पर आ गए, तो इस देश में आर्थिक स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, आप इस बात को नहीं मंजूर कर रहे। जी त्रिपाठी जी जवाब दीजिए सर। बदल चुका है 8 साल 10 साल के अंदर। लल्लन जी मैं लौटूंगा आपके पास सर। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी या किसी पार्टी को कोई दोष देने का जवाब दीजिए सर। अब शास्त्री के रूप में देखता हूं क्या हो रहा है, पिछले 8-10 साल में कितनी तरक्की हुई या पीछे 70 साल में क्या हुई, वो आता है आप मिला के देखते। ये सरकार की निःशुल्क योजना है, ये मुफ्त योजना नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसे से आ रहा है सब। और रही बात गल्ला देने की, तो मैं आज आपको बता दूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल टैक्स पेयर के पैसे जा रहा तो ऐसा आपके टाइम में तो टैक्स पेयर के पैसे से क्या हो रहा था? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, एक मिनट सर, मैंने आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सर 2 मिनट का समय दें सर, मेरे भी बात में 2 मिनट का समय दें। लल्लन जी सुन लीजिए सर एक बात। 2 मिनट का समय दें सर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जो कांग्रेस ने पास किया था सदन में और इस देश को मिला था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, वो बिल पास करने की बात छोड़ दीजिए, अमल में क्या हुआ है देखिए। 2 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो मोटा अनाज और 3 रुपए किलो चावल इस देश के देशवासियों को मिलता था। ऐसा नहीं था कि आपने कोई अनोखा काम किया, बस आपने क्या किया, वो जो 2 रुपया और 3 रुपया लेके
आदमी अपने पैसे से खरीद के खाता था और पैसे की कमाई होती थी, मनरेगा के थ्रू कमाई करता था, कहीं से रोजगार करता था, रोजी रोजगार के थ्रू काम करके वो पैसे से खरीद कर खाता था। आपने क्या किया, उसको निःशुल्क कर दिया। और उसी योजना के तहत आप देशवासियों को बार बार बेइज्जत करते हो, कहते हो मैंने मुफ्त में राशन दे दिया, मैंने मुफ्त में राशन दे दिया। इस देश के देशवासियों को मुफ्त में राशन की आवश्यकता नहीं है सर। इस देश के जनता बहुत ही क्षमतावान है। हम वहां से निकल कर आए हैं जब इस देश में खाने की चीजें उत्पादन ही नहीं होती थी। इस देश ने हरित क्रांति को देखा है, इस देश ने श्वेत क्रांति को देखा है, इस देश के किसानों ने मेहनत की है, इस देश के युवाओं ने मेहनत की है, तब आज जाकर इस देश की आज ये स्थिति है सर। आप इस कोशिश तो आपने भी की थी बेइज्जती मत करें सर, प्रयास तो आपने भी किया था ना सर, बता दो। चाहते तो आप भी थे कि आपकी सरकार बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनकर आए थे, इन्होंने कहा मनरेगा कांग्रेस के विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है और इसको गड्ढे के तौर पर मैं रखूंगा। और मैं आपको याद दिला दूं, यही वो मनरेगा था जिसने गांव गढ़ी के अंतिम व्यक्ति को कोविड के दौरान रोजगार देने का काम किया था। यही वो मनरेगा था सर। मनरेगा को बंद किसने किया सर? मनरेगा आज भी है, रोजगार दिया, लोग उसका आज भी फायदा उठाते हैं, वो करते नहीं है। सर गलत बयानबाजी मत करिए सर। जो योजनाएं हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो मनरेगा हो चाहे हरित क्रांति हो। मैं तो मानता हूँ कि सभी सरकारें कुछ काम करती हैं, ऐसा नहीं कि आपकी सरकार ने नहीं किया सब इस वक्त। क्योंकि आज बहस हो रही है महंगाई की, आज की स्थिति में भारत की जो स्थिति है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम 70 साल पहले अगर इतिहास में बैठे तो मेरा ख्याल है हमें आपको बैठ के बहुत देर तक बहस करना पड़ेगा कि आपकी क्या गलतियां हुई और आपकी सरकार की क्या। आज की सरकार भी गलतियां करी, ऐसा नहीं कि आज की सरकार बिल्कुल दूध की धुली हुई है और बहुत ज्यादा काम हो गया आज और इससे पहले काम हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए इकोनॉमिस्ट हम लोग ये नहीं मानते, सब सरकारों के टाइम में काम हुआ है और आज जो पीछे 8-10 साल में काम हुआ उसमें बेमिसाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपको मानना पड़े। सिर्फ बात इतनी, ये बात मैं नहीं कहता हरित क्रांति हुई ठीक है, बहुत बड़ी क्रांति हुई। जवाहरलाल जी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, जो मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए थे उन्होंने, बड़े बड़े स्टील फैक्ट्री सब बनाए, तो ये मार्वलस काम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जवाहरलाल जी ने बहुत बड़ी गलतियां भी की हैं, तो उन्होंने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी, तो जो अच्छे काम किए उसके लिए उनको सराहा जाता है, जो काम ठीक नहीं किए उसके लिए उनको बदनाम किया जाता है। आज की सरकार भी जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए सराही जाएगी, जो काम ठीक नहीं हो रहा उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, ये तो होगा। तो हम लोग एज अर्थशास्त्री उसको देखते हैं कि देश का इसमें कितना भला हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। आप राजनीतिक है, उस दृष्टि से आप देखते हैं आपको आंदोलन करना है, आपको आंदोलन के लिए आंदोलन करना है या आपकी अपनी बात है, उससे हमसे कोई लेना जी। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कहा लल्लन जी ने, अगर आपकी सरकार ने कोई अच्छा काम किया था उसकी प्रशंसा होती है, उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन अगर बीजेपी के राज में, अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ अच्छा काम होता है तो कांग्रेस उसकी तारीफ क्यों नहीं करती है? अगर हिंदुस्तान के लिए आज एक बड़ी उपलब्धि का दिन है तो आप इसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी क्यों रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं सर? आज देखिए, सबसे पहले जब आपने बताया, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है, तो पहले मैंने पूरे देशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि सबकी मेहनत से जी वो गांव का अंतिम व्यक्ति, जो गांव गढ़ी में रहने वाला अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी मेहनत थी, हमारे देश के किसानों की भी मेहनत थी, हमारे देश के नौजवानों की भी मेहनत थी, हमारे देश के उद्योगपतियों की मेहनत थी, और सबकी मेहनत से, सबके समावेशी मेहनत से आज भारत अगर 5वें स्थान पर पहुंचा है तो ये बिल्कुल गर्व का विषय है और ये अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम पहले नंबर पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर अगर काम करेंगे और सब अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल हम पहले स्थान पर भी पहुंचेंगे और ये देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। भारत के मिलकर काम कैसे होगा सर? भारत की जो जनता है, इनके पास अत्यंत क्षमता है, इनके पास बहुत ज्यादा क्षमता है, और इन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए, अपने देशवासियों के नागरिकों की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। आज नहीं तो कल बनेंगे। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको भी हम पार करेंगे। आप निरंतर देखिए जितने तेजी से भारत की इकोनॉमी ग्रोथ हुई है पास्ट ईयर्स में, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो, सब सरकारों में
ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है उसी त्रिपाठी जी, समय की कमी के चलते मैं आपके पास लौट नहीं पाऊंगा। उसी की देन है कि हम यहाँ पांडे जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सरकार अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिशन का दावा है कि हिंदुस्तान में आज भी महंगाई है, किस तरीके से आप महंगाई को कंट्रोल करना चाहेंगे सर? 10 सेकंड। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पहले तो आपको पांडे जी आपसे सवाल है सर मेरा। जी बिल्कुल जी। महंगाई को कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग और जो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, हर एक लोग, पूरी इकोनॉमिस्ट की टीम बैठी हुई है और उसको कंट्रोल करने में हम लगे हुए। निस्संदेह आज देश नहीं, देश के अन्य देशों में भी महंगाई दर बढ़ रही है, इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसी कारण से यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, इसको हम कहीं नकार नहीं रहे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की नई सोच पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर, पांडे जी मैं भारत के महंगाई दर को लल्लन जी आप बताइए किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा सर? हाँ, देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है मांग और पूर्ति का, जी, कि अगर मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो महंगाई होती है। जी। अब जैसे पिछले सालों में दालों की कीमतें बहुत आसमान में चढ़ गई, तो फिर सरकार को दालों का आयात करना पड़ा। उसके बाद किसानों को इंसेंटिव देना पड़ा कि वो और दाल पैदा करें। फिर दाल की पैदावार इस देश में काफी होने लगी, कम से कम जरूरत भर की दाल पैदा हम करने लगे हैं। इस समय भी कीमतें महंगी हैं, ज्यादा हैं, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि जो जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी। जी। ऐसे ही पेट्रोल की बात है। अब सरकार ने जो गेहूं की बात है, देखिए गेहूं की कुछ चूंकि कमी होने की आशंका है, इसलिए काफी दिनों बाद सरकार ने गेहूं के आयात पर जो रोक थी वो हटा दी है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार बाहर से भी गेहूं मंगा सकती है, ताकि कीमतें उससे ज्यादा जी सर, समय की कमी के चलते आप सभी का शुक्रिया करना पड़ेगा। पांडे जी आपका शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका भी, और साथ ही लल्लन प्रसाद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और आप बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, महंगाई को कंट्रोल करने का लगातार प्रयास किया जाता है। एक तरफ जहां भारत समेत दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, वहीं अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, महंगाई के बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर एक साल में सबसे तेज दर्ज की गई है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर सामने आई है। 31 तारीख को सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी और महंगाई की मार से परेशान हो, भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बाद भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बुधवार को जारी पहली तिमाही के जीडीपी के आधारित आंकड़ों से तो इस बात का साफ संकेत मिलता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की शानदार दर से वृद्धि की है। तमाम अनुमान भी भारत से इसी तरह के आंकड़ों की उम्मीद कर रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था ने ये शानदार आंकड़े ऐसे समय दिया है जब दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं पस्त हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की बात करें तो वो औपचारिक रूप से मंदी की चपेट में आ चुका है। जून तिमाही के दौरान अमेरिकी जीडीपी में 0.6% की गिरावट आई है। इससे पहले मार्च तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी का साइज 1.6% कम हो गया था। अगर कोई इकोनॉमी लगातार 2 तिमाही में गिरावट का शिकार होती है तो कहा जाता है कि वो अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी मंदी में गिरने की कगार पर है। जनवरी तिमाही में ब्रिटिश इकोनॉमी में 0.8% की गिरावट आई थी। सभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने जून तिमाही में भी जीडीपी में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2021 से 22 की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.1% की दर से बढ़ा था। जुलाई कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ 13.2% से घटकर 4.5%। जुलाई कोयला उत्पादन 11.4% बढ़ा। जुलाई कोर्डर ऑयल उत्पाद 6.8% घटा। जुलाई में नेचुरल गैस उत्पादन 0.3% घटा। जुलाई में पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स उत्पादन 6.2% बढ़ा।
जुलाई में फर्टिलाइजर उत्पादन 6.2% बढ़ा। जुलाई में स्टील उत्पादन 5.7 बढ़ा। जुलाई में सीमेंट उत्पादन 2.1 बढ़ा। तो जुलाई में बिजली उत्पादन 2.2 बढ़ा। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो साल 2021 से 22 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.7% रही थी। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तिमाही में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 13.5% रही। एनएसओ ने साथ ही ये भी बताया कि जुलाई महीने में कोर सेक्टर का आउटपुट सुस्त पड़ा है। साल भर पहले कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.9% रही थी, जो जुलाई 2022 में कम होकर 4.5% पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीनों के दौरान यानी कि अप्रैल जुलाई 2022 के दौरान फिक्सल डेफिसिट 3.41 लाख करोड़ रुपए रहा। लेकिन ये जान लीजिए कि वित्तीय घाटा कितना रहा है। अप्रैल जुलाई से वित्तीय घाटा 20.5%। अप्रैल जुलाई में वित्तीय घाटा 3.4 लाख करोड़ रुपए का। अप्रैल जुलाई राजस्व घाटा 1.6 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल जुलाई में कुल खर्च 11.3 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल जुलाई टैक्स रेवेन्यू 8.69 लाख करोड़ रुपए। ये पूरे साल के अनुमान के 20.5% के बराबर है। इन 4 महीनों के दौरान सरकार को 7.86 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि कुल खर्च बढ़कर 11.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पहले 4 महीने की प्राप्तियां पूरे साल के अनुमान के 34.4% के बराबर है। इसमें रेवेन्यू के मोर्चे पर सरकार को 7.56 लाख करोड़ रुपए मिले। टैक्स रेवेन्यू ने 6.66 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इससे पहले आरबीआई समेत कई इकोनॉमिस्ट जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार आंकड़ों का पूर्ण अनुमान जाहिर कर चुके थे। IMF के एक अनुमान की माने तो 2022 से 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। इस तरह इस साल भी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने कहा था कि जून तिमाही में भारत की जीडीपी 16.2% की रफ्तार से बढ़ सकती है। इसी तरह रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 13% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15.7% की ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।